निश्चय इस अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 20 अगस्त के डेली करंट अफेयर्स क्विज की। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। भारत के संविधान की 6वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह संविधान सभा द्वारा गठित बारदोलोई समिति की रिपोर्ट पर आधारित थी। मतलब 6वीं अनुसूची को बारदोलोई समिति की रिपोर्ट पर जोड़ा गया था। राष्ट्रपति को स्वायत्त जिलों को व्यवस्थित करने और फिर से संगठित करने का अधिकार है। जो स्वायत्त जिले 6वीं अनुसूची के तहत बनाए जाते हैं, उन्हें व्यवस्थित करने और संगठित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति। ये पूछना चाह रहा है इसमें। चाहे कौन से कथन सही है, तो पहले देखते हैं चर्चा में क्यों है। पिछले कुछ समय से अरुणाचल प्रदेश में 2 स्वायत्त परिषदों को स्थापित करने की मांग की जा रही है। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश को संविधान की 5वीं अनुसूची में रखा गया है और इसकी मांग क्या है कि इसे 6वीं अनुसूची में रखा जाए और 2 स्वायत्त परिषद इसके यहाँ गठित की जाए। आप सबने संविधान पढ़ा है तो आपने देखा होगा, उसमें 2 अनुसूची, एक 5वीं और एक 6वीं। 5वीं और 6वीं अनुसूची दोनों ही अनुसूचित क्षेत्रों के शासन से संबंधित हैं। अनुसूचित क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र इनके शासन से संबंधित हैं। 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची में बस अंतर इतना है कि ये जो 6वीं अनुसूची वाले हैं इन्हें अधिक स्वायत्तता प्राप्त है और 5वीं वालों को थोड़ी कम स्वायत्तता प्राप्त है। 6वीं अनुसूची में केवल 4 राज्य हैं, उन्हें आप इससे याद कर सकते हैं अमी, मैत्री, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। अमी मैत्री शब्द से आपने याद कर सकते हैं 6वीं अनुसूची में। और अरुणाचल प्रदेश भी मांग कर रहा है कि उसको भी 5वीं से हटा के 6वीं में रखा जाए, उसके यहाँ 2 स्वायत्त परिषदों का गठन किया जाए। तो इस वजह से 6वीं अनुसूची चर्चा में है। बाकी इसमें ये जो 6वीं अनुसूची थी, संविधान सभा द्वारा गठित बारदोलोई समिति उसकी सिफारिश के आधार पर थी। तो अनुसूचित क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र के लिए समितियां बनी थी। संविधान में बनने वाली समितियां आपने पढ़ी होंगी, जैसे संघ शक्ति समिति, राज्य शक्ति समिति। वैसे अनुसूचित क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र के लिए समिति का गठन किया गया था। तो वो स्टेटमेंट भी हमारा ठीक हो जाएगा। वर्तमान में इसमें 4 राज्य हैं, ये हमने देख लिया। और ये जो विशेष प्रावधान किए गए हैं, ये अनुच्छेद 2442 एंड अनुच्छेद 275 के तहत किए गए हैं। और स्वायत्त जिलों को व्यवस्थित करने और फिर से संगठित करने अधिकार राज्यपाल को है, ना कि राष्ट्रपति। विकल्प में क्या दिया हुआ है? राष्ट्रपति, तो वो गलत हो जाएगा। देखते हैं तो हमारा आंसर, यह संविधान सभा द्वारा गठित बारदोलोई समिति की रिपोर्ट पर आधारित सही है। राष्ट्रपति को स्वायत्त जिलों को व्यवस्थित करने और फिर से संगठित करने का अधिकार है, गलत। यह अधिकार किसको है? राज्यपाल को। स्वायत्त जिला मतलब 6वीं अनुसूची में शामिल राज्यों के क्षेत्र जहां उन जिलों को खुद पे शासन करने का अधिक अधिकार होते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कानून सीधे उन पे लागू नहीं होते। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? पूछे कौन से सही है, केवल एक सही है, आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट, मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई पीएमआरयू किसके प्रत्यक्ष नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत कार्य करेगी? यह किसके तहत कार्य करती है? राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, भारतीय मानक ब्यूरो या संबंधित राज्यों के ड्रग कंट्रोलर। निम्नलिखित में से किसके तहत ये काम करती है? पहले देखते हैं चर्चा में क्या है। हाल ही में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग के राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एनपीपीए के तत्वाधान में कर्नाटक में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट स्थापित की गई है। कर्नाटक में स्थापित की गई है, इसलिए ये चर्चा में। कैसे स्थापित की गई है? तो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत इसे पंजीकृत कराया गया है। इसका मतलब ये एक पंजीकृत सोसाइटी है। आरयू एक पंजीकृत सोसाइटी है। यह राज्य स्तर पर राज्य औषध नियंत्रक स्टेट ड्रग कंट्रोलर की प्रत्यक्ष देखरेख में कार्य करेगा। आंसर तो हमारा पता चल गया, स्टेट ड्रग कंट्रोलर की प्रत्यक्ष देखरेख में कार्य करता है पीएमआरयू। पीएमआरयू का कार्य क्या होगा? तो दवाओं की कीमतों की निगरानी करना, उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना, जनता को जागरूक करना और राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की मदद करना, जिससे कि राष्ट्रीय स्तर पर औषधि का मूल्य निर्धारित किया जा सके। और भी छोटे छोटे कार्य हैं इसके, वो आप इसमें पढ़ लेना।
फिलहाल हमने देखा कि एक राष्ट्रीय स्तर पे नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है, जो आवश्यक दवाएं हैं उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करती है और उनका मूल्य नियंत्रण करती है, और उसकी मदद के लिए क्षेत्रीय स्तर पर ये यूनिट बनाई जाती है, प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट। हाल ही में कर्नाटक ने प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट बनाई है, जिस वजह से चर्चा में है, और ये एनपीपीए की हेल्प करते हैं और स्टेट ड्रग कंट्रोलर की प्रत्यक्ष देखरेख में काम करते हैं। प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट किसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में काम करता है? संबंधित राज्यों के राज्य ड्रग कंट्रोलर के अधीन। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, भारत में जैविक खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों का विचार करें। सिक्किम दुनिया का पहला जैविक राज्य है। भारत का पहला जैविक राज्य तो है, पता है। इसमें दुनिया का पूछ लिया, चलो तो इसको चेक करते हैं अभी। नंबर 2, भारत जैविक खेती के तहत क्षेत्र के मामले में पहले, जो कुल क्षेत्र है जिसमें जैविक खेती हो रही है, तो वो भारत में सर्वाधिक है। ये पूछना चाह रहा है कि जैविक क्षेत्र के मामले में पहले है और जैविक किसानों की संख्या के मामले में 6ठे स्थान पर है। जितने किसान जैविक खेती में लगे हुए हैं भारत में, उनकी संख्या विश्व में 6ठे स्थान पर। देखते हैं इन फैक्ट को, पहले देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा जैविक कृषि में भारत की स्थिति संबंधी आंकड़े जारी किए गए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार जैविक किसानों की कुल संख्या के मामले में भारत पहले स्थान पर है। इसका मतलब पूरे विश्व में जैविक कृषि करने के लिए सर्वाधिक किसान भारत में है, जैविक कृषि करने वाले सर्वाधिक किसान। और अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत का स्थान 9वां है। इसका मतलब वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। वहां लिखा था क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला और किसानों की दृष्टि से 6ठा, तो ये गलत है। हम किसानों की संख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 9वें स्थान पर है। और सिक्किम पूरी तरह से जैविक राज्य, एक मिनट, और सिक्किम पूरी तरह से जैविक राज्य बनने वाला दुनिया का पहला राज्य है। दुनिया का पहला राज्य। दोनों विकल्प के आंसर हमको पता चल गए, पहला ठीक हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। सिक्किम दुनिया का पहला जैविक राज्य है, ठीक। भारत जैविक खेती के तहत क्षेत्र के मामले में पहले, गलत, 9वें स्थान पर है, और जैविक किसानों के मामले में पहले स्थान पर है, ये भी गलत। तो कौन सा सही है? केवल एक सही है, आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा द्वारा प्रबंधित और संचालित किया जाता है। यानी कि जो एनपीओपी कार्यक्रम है, ये एपीडा के द्वारा प्रबंधित और संचालित किया जा रहा है, ये जानना चाह रहा है पहले विकल्प। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। भारत के लिए भागीदारी गारंटी प्रणाली पीजीएस खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। ये जो पीजीएस है, ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा, और एनपीओपी एपीडा के द्वारा चलाया जा रहा है। देखते हैं तो ये दोनों क्या है, क्यों चर्चा में है। तो जो अभी हमने जैविक कृषि पढ़ा, उसी जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कुछ कार्यक्रम चलाए हुए हैं। जैसे 2015 में इन्होंने 2 कार्यक्रम चलाए हैं। एक है पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन जैविक श्रृंखला विकास, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, MODCD, और एक है परंपरागत कृषि विकास योजना, PKVY। ये 2 कार्यक्रम चले हुए हैं, PKVY और MODCD। किसके लिए चले हैं ये? वो जो अभी हमने जैविक कृषि का क्वेश्चन करा था, उस जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए। दोनों ही घरेलू और निर्यात बाजार को लक्षित करते हुए क्रम से सहभागितापूर्ण गारंटी प्रणाली, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, जो अभी हमने देखा था पीजीएस को, और जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के तहत प्रमाणीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। इसका मतलब जैविक, इन चारों चीजों का संबंध जैविक कृषि से हो गया। MODCD, PKVY, PGS और NPOP। कभी भी आपको जैविक कृषि पे क्वेश्चन लिखना हो तो इन 4 चीजों को लिख दें सरकारी उपाय में, पर्याप्त है। और ये वाला कार्यक्रम किसके तहत चलाया जा रहा है? एपीडा के द्वारा, तो ये विकल्प ठीक हो जाएगा, और इसको भी एपीडा के तहत चलाया जा रहा है।
तो आंसर देख लेते हैं हमारा, ये एपिडा के तहत चलाया जा रहा है, सही है। ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, ये गलत है। पूछा है कौन कौन से सही है, तो सही क्या है, केवल एक। आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस देश की सीमा साझा करता है? निम्नलिखित में से किन किन देश से सीमा साझा करता है? जॉर्डन से, इराक से, लेबनान से, सीरिया से। देखते हैं तो चर्चा में क्यों है और किस किस से करता है। भूमध्य सागर में हाल ही में कुछ गैस भंडार खोजे गए हैं, जिनको लेकर ग्रीस में, तुर्की में इनमें विवाद जारी है। और फ्रांस ने भी अस्थायी रूप से भूमध्य सागर में अपनी सैन्य उपस्थिति को बढ़ाया है, इसलिए भूमध्य सागर वाला जो क्षेत्र है वो चर्चा में। तो हम देखते हैं इससे कौन कौन से क्षेत्र लगे हुए हैं। अगर इसमें देखें कौन कौन से महाद्वीप जुड़े हुए हैं, तो उत्तर में यूरोप, दक्षिण में अफ्रीका और पूर्व में एशिया। तो महाद्वीपों से तो ये 3 से जुड़ा है, उत्तर में यूरोप से, दक्षिण में अफ्रीका से और पूर्व में एशिया से। अब इनमें किन किन देशों से जुड़ा हुआ है उसको देख लेते हैं। और ये भी देख सकते हैं किस महासागर से जुड़ा हुआ है, अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। और किसके द्वारा, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, इसके द्वारा ये अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। और पूर्व में डेरेंडेलिस तथा बोस्फोरस जलडमरू मध्य के माध्यम से क्रमशः मार्मरा सागर और काला सागर से जुड़ा, और एक स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर लाल सागर से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे काफी क्वेश्चन बन सकते हैं भौगोलिक रूप से। देखते हैं, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य अटलांटिक महासागर से जोड़ता है इसको, स्वेज नहर इसको लाल सागर से जोड़ती है, डेरेंडेलिस जल संधि इसे मार्मरा सागर से जोड़ती है, और बोस्फोरस जल संधि इसे काला सागर से जोड़ती है। और यह 3 महाद्वीपों से जुड़ा हुआ है। देखिए इसका डायग्राम देख लेते हैं। देखिए ये तो जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, ये तो जुड़ा हुआ है अटलांटिक महासागर से जिब्राल्टर जलडमरू के द्वारा। यहाँ स्वेज नहर इसके माध्यम से जुड़ा हुआ है इससे लाल सागर से, और बोस्फोरस जलडमरू मध्य इसके माध्यम से जुड़ा हुआ है ब्लैक सागर से। और ये इधर अफ्रीका, ऊपर यूरोप और इधर एशिया, 3 महाद्वीपों से इसकी सीमा जुड़ी हुई है। देश देख लेते हैं, ये पूरे भूमध्य सागर से कौन कौन से देश लगे हुए हैं। तो यूरोप में देखें तो स्पेन, ये वाला रीजन हो गया फ्रांस, इटली, अल्बानिया, ग्रीस, तुर्की, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन गलत है, जॉर्डन नहीं है, इजराइल। ये वाला पोर्शन क्या आ जाता है, इजराइल का। तो जॉर्डन भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ नहीं है। तो एशिया में क्या क्या हो जाएंगे, तुर्की, सीरिया, लेबनान और इजराइल। और अफ्रीका में देखें तब मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया और इजिप्ट। ये देश आपस में सीमा बनाते हैं भूमध्य सागर से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जॉर्डन नहीं है, हमने अभी अभी देखा। एक नहीं है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब केवल 3 और 3 और 4, तो लेबनान है, और अभी हमने देखा सीरिया भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 4 आंसर हो जाएगा इसका डी। बाकी इस डायग्राम को आप बहुत अच्छे से देख लेना, किन किन जलडमरू मध्य से और किन किन सागर से जुड़ा हुआ है, कौन कौन महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि काफी चर्चा में है। ये क्विज आपको पसंद आए तब आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और निश्चय इस अकेडमी को सब्सक्राइब करें। इस क्विज की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।